हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जनरल साइंस का पार्ट 20 देखेंगे। तो पार्ट 20 से जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल में पूछे गए थे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पार्ट 20 से पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। तो जैसे आपके पास शेल्स होते हैं कौन कौन से, के एल एम एन ओ, तो आपको बताना है कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, 18 सेल जो है उसके अंदर समायोजित किए जा सकते हैं। तो हमारे पास शेल कौन कौन से होते हैं, हमारे पास होता है के एल एम एन ओ। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। एल में कितने आते हैं, 8। एम में कितने आते हैं हमारे पास, 18। एन में कितने आते हैं हमारे पास, 32। और ओ में कितने आते हैं हमारे पास, 50 आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एम शेल का पूछा गया था, एम में कितने आते हैं, अधिकतम 18 सेल आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक क्या कहलाते हैं। वट आर द रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल्ड। तो स्वाद का पता लगाने के लिए जो अभिग्राहक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहते हैं हम स्वाद अभिग्राहक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल में खट्टा स्वाद होता है, अम्ल में कड़वा स्वाद होता है, अम्ल एक शिकार के साथ लवण बनाता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो क्या इसका गुण नहीं है, तो अम्ल में कड़वा स्वाद होता है, ये इसका गुण नहीं है। एसिड इज हैज अ बिटर टेस्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डैश प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ डैश द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय द कोटिंग ऑफ जिंक। तो कौन सी प्रक्रिया हो है जिसके अंदर लोहे को जो है वो बचाया जाता है, संरक्षित किया जाता है जस्ते की परत चढ़ाकर, यानी कि जिंक की परत चढ़ाकर। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चिकनाई, मिश्र धातु, गैल्वेनीकरण या फिर एनोडीकरण। तो उसे कहा क्या कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक उठे हुए हथौड़े में होती है क्या। अ रेज्ड हैमर पोजेसिस। जब आप कील दीवार में कील गाड़ने के लिए हथौड़े को उठाते हैं तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आती है, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम बोलते हैं। तो इसके अंदर हथौड़े में कौन सी ऊर्जा आती है, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थिति क्या होती है, जो किसी की स्थिति के कारण आती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। किस पोजीशन पे है उससे जो एनर्जी मिलेगी उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, यदि किसी शरीर को त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ में इर्द गिर्द एक बार जाने में टी सेकंड का समय लगता है तो वेग v किसके द्वारा प्राप्त होगा। इफ अ बॉडी टेक्स t सेकंड टू गो वंस अराउंड अ सर्कुलर पाथ विद रेडियस r, द वेलोसिटी ऑफ द v। तो हमें पता है कि एक ऐसे करके सर्कल है इस तरीके से, तो इसके इर्द गिर्द जाने में मतलब इसके परिधि पर घूमना पड़ेगा और परिधि क्या होगी, 2πr होगी। तो वेग यानी कि v का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आपसे, आपने मैथ पढ़ा है तो अगर उसके अंदर स्पीड का फॉर्मूला देखें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो वेग क्या हो गया, वेग क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, 2πr, इसका परिधि और टाइम बटे में टी, इसका आंसर हो जाएगा। तो 2πr बटे में टी हमारे पास क्या हो जाएगा, वेग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, जब हम आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। वट हैपन व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल होता है, अगर हम उसे आवर्त सारणी में नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तो कोशों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, कोशों की संख्या बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, डैश मानव पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग बनाता है। डैश फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म इन ह्यूमन मेल्स। तो क्या है जो मानव पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, यानी कि यूथ्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुंह का पीएच
किस स्तर पर कम होने पर दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है? टूथ डिकेड यानी कि टूटना शुरू हो जाते हैं। व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन, अगर माउथ का जो पीएच है वो कम हो जाए, किससे? 5.5 से अगर माउथ का पीएच कम हो जाता है तो दांत क्या होते हैं? टूटने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? वो है आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या करते हैं? क्रिया कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं उभयधर्मी। ठीक है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, यानी कि आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, एक विद्युत प्रवाह आई एक प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाह करता है, एक स्रोत प्रतिरोध के पार V से संभावित अंतर को बनाए रखता है, समय t के स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा। तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? V इंटू में I इंटू में T होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? C करेक्ट हो जाएगा, V इंटू I इंटू T। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, P और F के बीच वस्तु रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर व्हेन द प्रोजेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। अगर इमेज को P और F के बीच में रखा गया है, ठीक है, तो अवतल दर्पण के द्वारा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? कहाँ बनेगी? तो वो कहाँ बनेगी? वो दर्पण के पीछे बनेगी। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। When the object is placed between the pole, P को क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है, एंड द फोकस F कहा जाता है ऑफ द मिरर, तो इमेज कहाँ बनेगी? हमारे पास बिहाइंड द मिरर बनेगी। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एल्कोहल का क्वथनांक 38 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में वह तापमान कितना होगा? तो 78 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं? 78 में 273 को ऐड कर दो, तो 78 जमा में कितना? 273 हम और ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 351 केल्विन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, उत्तक क्या है? व्हाट इज टिश्यू? उत्तक क्या है? उत्तक है कोशिकाएं जो उत्पत्ति, रूप और कार्य में समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन की पहचान कीजिए जिसमें पौधे के कुछ हिस्से जैसे जड़ें, तने और पत्तियों के माध्यम से प्रजनन होता है। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन की पहचान करनी है जिसमें पौधों के कुछ हिस्सों जैसे जड़ें, तने और पत्तियों के माध्यम से प्रजनन होता है। तो उस प्रजनन का नाम आपको बताना है। मुकुलन, वनस्पति का प्रसार, विखंडन या फिर विभंजन। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वनस्पति का प्रसार, यानी कि आपका वेजिटेशन, प्रोपेगेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति अपने बाएं हाथ में कमल पकड़े हुए दर्पण में अपने प्रतिबिंब को अपने दाहिने हाथ में कमल पकड़े हुए देखता है। मतलब अगर आप, ऐसा दर्पण है जो अगर आपने बाएं हाथ में कोई चीज पकड़ रखी है तो वो दर्पण में दाएं हाथ में दिखेगी। तो यह इनमें से किस घटना के कारण है? तो इस घटना को क्या कहा जाएगा, यानी कि इस फिनोमिना को क्या कहा जाएगा? विसरित परावर्तन, यानी कि इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। पार्श्व परिवर्तन यानी कि लेटरल इन्वर्जन कहा जाएगा, या फिर अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे पार्श्व परिवर्तन कहा जाएगा, यानी कि लेटरल इन्वर्जन कहा जाएगा। ठीक है ना। अगर आपके हाथ में, बाएं हाथ में कोई चीज है और वो शीशे में दाएं हाथ में दिख रही है तो इसे क्या कहा जाएगा? पार्श्व परिवर्तन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द्रव्यमान m के साथ गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा E k का मान, यानी कि E k का मान क्या होगा यदि इसकी गति v से 2v तक दोगुनी हो जाए? तो हमें पता है कि जो काइनेटिक ऊर्जा होती है, यानी कि काइनेटिक ऊर्जा जो होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, वो क्या होती है? हाफ इंटू में m इंटू में v स्क्वायर होती है, ये हमें पता है। काइनेटिक ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि द्रव्यमान m के साथ गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए यदि इसकी गति v से क्या हो जाए? 2v हो जाए। v से कितनी हो जाए? 2v अगर हो जाती है तो।
तो अगर 2v हो रही है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ इंटू में द्रव्यमान m इंटू में v कितना 2v का स्क्वायर, v से कितनी होगी 2v होगी। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास हाफ इंटू में m इंटू में 4v स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा 4v स्क्वायर। अगर मैं v को आगे लिया हूँ तो हाफ इंटू में m इंटू में v स्क्वायर इंटू में 4 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये इस वाली गतिज ऊर्जा के बराबर है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4 ke बन जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। अगर यदि गति v से 2v तक दोगुनी हो जाती है तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा के। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, यदि एक चालक का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत प्रवाह आधा हो जाता है, क्योंकि यदि चालक का प्रतिरोध जो है, कंडक्टर जिसे आप बोलते हो, उसका रेजिस्टेंस जो है वो डबल हो जाता है और द करंट अगर आधा हो जाए, दिस इज बिकॉज, क्यों होता है, क्योंकि जो करंट होता है आई जो होता है वो v अपॉन में आर के बराबर होता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या बीज प्रोटीन और वसा का प्रचुर स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑयल बोथ, दोनों का प्रचुर स्रोत है, उसे हम क्या कहते हैं, सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन है जो बीज, कौन सा बीज, किसका बीज, सॉरी, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन और वसा जिसमें दोनों प्रचुर मात्रा में होते हैं, वो क्या है आपके पास, सोयाबीन होता है। आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का, मिलान करना है आपको। एक तरफ आपके पास दे रखे हैं जीवों के नाम, ठीक है ना, और जो दूसरा है उसमें दे रखे हैं उनके श्वसन अंग। तो तितली कहाँ से सांस लेती है ये आपको बताना है। तो तितली लेती है, यानी कि ए का जो हो जाएगा, तितली कहाँ से सांस लेती है, स्पायरिकल, यानी कि आपका श्वास रंध्र से, ए का हो जाएगा तीसरा। बी की बात करते हैं, केंचुआ कहाँ से सांस लेता है, केंचुआ लेता है त्वचा से, तो बी का हो जाएगा चौथा। सी की बात करते हैं, गोरैया जिसे आप स्पैरो बोलते हैं, चिड़िया का नाम जो है स्पैरो, गोरैया कहाँ से सांस लेती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, पहला, फेफड़े से। और बात आती है डी, यानी कि मछली कहाँ से सांस लेती है, क्लोम से, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, गिल्स, ये आ जाएगा दूसरा। तो ए का तीसरा है आपके पास, बी का चौथा हो जाएगा और सी का पहला, डी का दूसरा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, जनरल साइंस से थे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं पार्ट 21 में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।